नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये लेक्चर बिना समय गवाए एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करता हूं। एक मोटिवेशनल शायरी आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। तू रख यकीन, तू रख यकीन अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। तेरी हार, तेरी हार तेरे हौसले से तो बड़ी नहीं होगी। हाँ दोस्तों, बस आपको अपने इरादों पर भरोसा रखना है। कभी भी हमें हार नहीं मानना है, ठीक है? तो आपने देखा होगा एक मूवी दशरथ मांझी की, और उस मूवी में क्या होता है कि एक व्यक्ति 22 साल तक पहाड़ तोड़ता है, और उसका एक लाइन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, विश्वास हमारे रगों में भर देता है। दोस्तों, आज का लेक्चर हम संविधान से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जिसे मैं दोनों मीडियम में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बेहतर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी का यदि कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट के रूप में हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान की पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले लास्ट के लेक्चर में हमने संविधान का सिलेबस जाना था और मैंने संविधान का परिचय दिया था। संविधान क्या होता है, संविधान के को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, कौन सा दुनिया का, किस देश का दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, ये सब हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हमारे सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर, संविधान का सबसे पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत मजा आने वाला है, बस तुम्हें मेरे साथ पढ़ते जाना है। संविधान में तुम्हारे रगों में बहा दूंगा, मेरा वादा है तुमसे। और संविधान देखो, आप ही समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन है भी बहुत जरूरी, क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, हमारी जो पूरा भारत का जो तंत्र है वो कैसे चलता है। तो आज का जो चैप्टर है डेडिकेटेड है कि हमारा संविधान जो बना है उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी। ये आप कह भी सकते हैं कि हमारे संविधान का ये फाउंडेशन है, ये एक आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि संविधान हमारे शरीर में जिस प्रकार से एक रीढ़ की हड्डी पूरे हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को जोड़ के रखती है, वैसे ही देश का लिखित दस्तावेज हमारा संविधान भारत को जोड़ करके रखता है। तो दोस्तों, भारत में पहले संविधान नहीं था, तो कई यूरोपियंस आए और कई विदेशी आए जिन्होंने आक्रमण किया और भारत में शासन किया। तो सबसे पहले मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूं, हिस्ट्री पे लेके चलता हूं। दोस्तों, बात करते हैं हम उस समय की जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत सोने की चिड़िया आज भी है, लेकिन उस समय की बात करता हूं जब भारत दुनिया का 1/3, दुनिया का 1/3 जीडीपी भारत की थी। तो सबसे पहले जो नजर पड़ी वो पोर्तुगाल्स की पड़ी, ठीक है। अब हुआ क्या था, आप यहां पे मैप में देखेंगे तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप देश, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, और ये है अफ्रीका, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर हमेशा जो क्रिश्चियन है और मुस्लिम है,
कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है, वहां पर हमेशा इनके बीच में झगड़ा हुआ करता था। तो ये जो इस्लाम के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था ये एरिया। वैसे यूरोपियंस जमीनी रास्ता लेकर के भारत में एंट्री कर सकते थे, लेकिन ये जगह जो है मुस्लिम्स या इस्लाम जो इस्लामिक रूलर्स थे उनके द्वारा कैप्चर कर ली गई। तो कोई रास्ता नहीं था यूरोपियंस के पास। यहां पर है पुर्तगाल। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये पुर्तगाल रीजन है, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, उसने समुद्री मार्ग को खोजा, क्योंकि पता था कि दुनिया में कहीं कोई भारत नाम का देश है जहां पे अलग अलग प्रकार के मसाले, दुनिया के समृद्ध खनिज वहां से मिलते हैं। ये आइडिया जरूर था। तो इसकी खोज में सबसे पहले वास्को डी गामा गए, और वास्को डी गामा जब गए यहां से तो वो क्या किए, समुद्री मार्ग से 1498 17 मई को कालीकट पहुंचे। तो जब वहां कालीकट पहुंचे और वो जब उन्होंने देखा कि वो मसाले भारत के जो विश्व प्रसिद्ध थे वो लेकर के गए पुर्तगाल और उन्होंने सेल किया, बेचा, तो उसकी कीमत 60 गुना अधिक उन्होंने बेची और 60 गुना अधिक प्रॉफिट मिला उनको। तो इतना आइडिया हो चुका था पुर्तगालियों को कि भारत से व्यापार करना, भारत पे शासन करना उनके लिए बहुत लाभकारी है। सो इट वॉज अ मेजर, आप कह सकते हैं एक बहुत अच्छा आउटकम निकला। तो जब पुर्तगाली गए, उन्होंने अपनी कोठियां स्थापित करनी शुरू कर दी, तो यही सारी खबर यूरोपियन कंट्रीज में भी पहुंची। धीरे धीरे डच, डेनिश, स्पेनिश सब भारत आने लगे और यूरोपियंस की नजर भारत पे आ गई। पहली बार परमिशन लेकर के 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो चुनौतियां थीं। पहली चुनौती थी कि जो यूरोपियंस भारत में हैं, जिनका कब्जा कई जगह पर है, उनको हटाना, और दूसरी चुनौती थी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के पास कि जो भारत में मंगोल्स हैं, भारत में जो रीजनल स्टेट्स हैं, भारत में जो क्षेत्रीय शासन है, क्षेत्रीय रियासतें हैं, उन पे कंट्रोल करना। तो पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका उद्देश्य शासन करना नहीं था, उसका उद्देश्य था कि वो व्यापार करे। वो औरंगजेब से परमिशन लेने भी गए थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो पहले उनका उद्देश्य केवल भारत में व्यापार करना था। व्यापार करने के उद्देश्य से आई कंपनी को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत में एकता नहीं है। इसका उन्होंने फायदा उठाया और धीरे धीरे अपना शासन बढ़ाना शुरू किया। और सबसे पहले उनको 1757 में बहुत बड़ी सफलता मिली कि बंगाल के सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा करके बैटल ऑफ, आपने पलासी युद्ध सुना होगा, पलासी का युद्ध। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, लेकिन संविधान का जो आधार बन रहा है मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। तो इन्होंने 1757 में पलासी का युद्ध जीत लिया। कब? 1757 में। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध। 1757 में पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। तो पलासी का युद्ध जीतने के बाद अब ये जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, अब आप देखिए शेर के दांत में थोड़ा सा खून लग गया था। उनको समझ में आ गया था कि भारत में वो शासन कर सकते हैं। तो बंगाल को जीतना मतलब भारत को जीतना था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा केंद्र था भारत का जहां से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति थी। और फिर उन्होंने क्या किया, इनका जो दूसरा सबसे बड़ा गेम हुआ वो था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, जब इन्होंने दिल्ली के शासन, दिल्ली के जो केंद्रीय प्रभुत्व था उसको हिला के रख दिया। 1764 का युद्ध जीतने के बाद
बंगाल, बिहार और उड़ीसा का इन्होंने दीवानी राइट्स हासिल कर लिया। अब क्या था कि भारत में इनका शासन हो चुका था। जो आंतरिक चुनौतियां थी और विदेशी चुनौतियों को जीत करके ये भारत में जो कंपनी केवल व्यापार करने के उद्देश्य से थी, अब वो भारत में शासन करने के उद्देश्य से अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी। दोस्तों, यहां पर एक बात आप और गौर करिएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसके अधीन चलती थी? इंग्लैंड में एलिजाबेथ जो रानी थी उनके अधीन से परमिशन लेकर के यहाँ पे रूल कर रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब राइट्स प्राप्त हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इनके पास जो इनके ऑफिसर्स थे वो भ्रष्ट हो गए। उन्होंने क्या किया, जो पावर थी, पावर केम इन द हैंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ताकत थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों आ गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सारी ताकत आ गई तो वहां के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, फ्रेंच को कैसे हराया। बैटल ऑफ बांडीवास युद्ध 1760 का। 1759 में इन्होंने डच को हराया, बैटल ऑफ बेदरा। पुर्तगालियों से इन्होंने अपने जो पारिवारिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। जो चार्ल्स राजा थे उनकी शादी करा दी। जो इनकी जड़ें थी दोस्तों, इन्होंने अपनी जड़ें भारत में पसार ली थी और धीरे धीरे इनका शासन बढ़ता गया। लेकिन इसकी खबर जब इंग्लैंड में पहुंची कि यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भ्रष्ट आचरण धारण कर ली है और क्या कंपनी अपना जितना भी राजस्व है ऑफिसर्स में ही बांट रही है, तो इसकी जब भनक लगी तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की गई और वहां जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट था, वहां के संसद में एक अधिनियम पारित हुआ और उस अधिनियम का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों, यहां तक आपको सारी कहानी समझ में आई होगी, कैसे अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अपनी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों को खत्म करते हुए भारत में अपने शासन को शुरू किया। अब यहां पर दोस्तों जो हम अधिनियम पढ़ेंगे ये एक आधार बनेगा। आज तो हम केवल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बस पढ़ पाएंगे, बाकी सारे अधिनियम हमारे आने वाले वीडियोस में आप अध्ययन करेंगे। हम दोनों मीडियम में बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्रोनोलॉजी है। इस क्रोनोलॉजी को मैं दो भागों में बांट रहा हूं। पहला होगा कंपनी का शासन और दूसरा होगा ताज शासन। कंपनी शासन मतलब बोले तो भाई लोग अपन लोगों को पढ़ना है कंपनी रूल, ठीक है। और दूसरा है क्राउन रूल। तो कंपनी रूल मतलब होता है 1773 से 1857 तक कंपनी शासन करेगी, लेकिन 1857 के बाद 1858 से लेकर 1947 तक डायरेक्ट क्राउन यहाँ पे शासन करना शुरू कर देगी। आपको इसके पीछे शायद कारण पता होगा, मैं बता देता हूं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पे भरोसा कर करके अधिनियम पारित किए गए, लेकिन 1857 में भारत में पहली स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी। पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था। तो पहली बार जब स्वतंत्रता की क्रांति हुई, भारत में बहुत ज्यादा सेपॉय म्यूटिनी हुई। सैन्य के छोटे छोटे दल, 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि भारत में कंपनी के विरुद्ध बहुत भारी पुरजोर विरोध हो रहा था। तो इसको शिफ्ट करने के लिए क्राउन रूल ने सोचा कि कंपनी का शासन हटा करके हम अपना शासन करते हैं और भारत देश की जनता पे विश्वास जगाने का कार्य करते हैं। तो
आप समझेंगे इस बात को कि हमने इसको दो भागों में बांट दिया है। एक भाग होगा कंपनी का शासन और दूसरा भाग होगा ताज का शासन। कंपनी का शासन होगा 1773 से 1857 और ताज का शासन होगा 1858 से लेकर 1947 तक। तो दोस्तों शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखो समझो बात को। मैं आपको बता चुका था कि 1764 के बक्सर युद्ध के बाद भारत में संपूर्ण जो प्रभुत्व था वो चला गया था ब्रिटिशर्स के पास, लेकिन कई कई जगह पे देसी रियासतें थी जिनका शासन चल रहा था। तो जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने बिहार, उड़ीसा और बंगाल पे अपना दीवानी राइट्स पा लिया था। रेवेन्यू जो भी था सब इनका कलेक्शन हो रहा था। बाकी केवल इन्होंने 1765 में जो एक ट्रीटी हुई थी उसके तहत वहां के राजा को केवल प्रशासनिक चीजों संभालने दिए थे, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के पास जाता था। तो कुल मिला के पूरा इन्होंने खोखला कर दिया था सिस्टम को और पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली थी। तो कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ा और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इंग्लैंड के पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। अब मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। तो ये क्यों पारित हुआ था? इसके तीन उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य जो आप देख पा रहे होंगे, पहला उद्देश्य था कंपनी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था तो कंपनी के कार्यों को नियमित करना, इसका पहला उद्देश्य था। आप इंग्लिश जो मीडियम में मेरे को सुन रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप। लिखिएगा क्योंकि बोर्ड में जगह कम है तो आप इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन टू रेगुलेट दी और कंट्रोल दी अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो दूसरा उद्देश्य था, दूसरा ऑब्जेक्टिव था, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कि जो कंपनी का प्रशासन जो था और राजनीतिक मामला था उसको एक पहली बार रिकॉग्नाइजेशन मिला। तो इंग्लिश वाले जो छात्र लिखेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल अफेयर्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिकॉग्नाइज्ड। मेरे प्यारे बच्चों, अब तीसरा पॉइंट समझ लेना। दो पॉइंट तो तुमने समझ लिया कि क्या उद्देश्य थे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंट्रलाइजेशन टुक प्लेस। पहली बार केंद्रीकृत किया गया शासन को। इसका अर्थ है कि भारत में जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बिखरा हुआ था और कोई रूल्स रेगुलेशन किसी एक ग्रुप के पास नहीं थे, एक एंटिटी के पास नहीं थे। तो पहली बार सेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया, मतलब सारी जो ताकत थी उसे, पहले क्या हुआ करता था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों की प्रेसिडेंसीज अलग थी और सबके पास अलग अलग ताकत थी। लेकिन पहली बार आप देखोगे कि सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ है, मतलब जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी की शक्तियां थीं उसको बंगाल के गवर्नर के पास रखा गया और जो वो डिसीजन लेगा अब उसे मानना होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ। अंडरस्टूड? तो समझ गए होंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम, इंग्लिश वाले लिखेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस was took place or was taken place. Understood? अब आइए हम उन फीचर्स की बात करते हैं। ये तो उद्देश्य था जब आप मुख्य परीक्षा, इफ यू विल राइट योर आंसर इन मेंस एग्जामिनेशन, इट मे बी आस्क्ड, ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दी रेगुलेटिंग एक्ट, क्या उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग, तो आप ये लिख देंगे। अब आप
आपसे पूछा सकता है व्हाट वर द फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, क्या क्या विशेषताएं थी। तो मैं आपको विशेषताएं बता देता हूं। रेगुलेटिंग एक्ट की पहली विशेषता थी, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। यानी कि पहले उसे बंगाल का गवर्नर बोला जाता था, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वैरन हास्टिंग। तो इसको आप लिखेंगे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हास्टिंग। और बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। तो पहला पॉइंट समझा आपने, बस नाम बदल दिया गया क्योंकि जो ताकत थी बंगाल को ज्यादा दी गई और केंद्रीकृत किया गया। मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के गवर्नर के अधीन रखा गया, तो नाम बदल दिया गया है। बंगाल के गवर्नर को क्या बोलोगे? बोलोगे बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बोलोगे? बोलो मेरे साथ, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या था? बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया है? बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट समझना, बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद के लिए चार कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो आपके पास लक्ष्मीकांत बुक होगी तो आप लक्ष्मीकांत बुक भी रख के पढ़ सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं, नोट्स जो बना रहे बनाइए, और कोई भी पॉइंट मिस होता है या आपको समझ में नहीं आता इंग्लिश में कैसे, तो ये सारा पॉइंट लक्ष्मीकांत लेके बैठ के पढ़ो। एक एक लाइन में बता रहा हूं, लक्ष्मीकांत का पूरा सार। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना कहीं से, आप वर्ड टू वर्ड लक्ष्मीकांत में आपको ये सारे डाटा मिल जाएंगे। तो उसके सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड। समझ में आया क्या? चलिए, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आ रहा है कि नहीं? इतना क्लियर हुआ। तीसरा विशेषता था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। क्योंकि क्या था आपको पता है, कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत हो गया था, तो न्याय दिलाने के लिए जुडिशरी को थोड़ा स्ट्रांग किया गया, जुडिशियल सिस्टम लाया गया, जुडिशियल एक्टिविज्म प्रोसेस बढ़ने लगी। तो आप लिखोगे इन 1774 फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड, और उसका एक मुख्य न्यायाधीश था और उसको एग्जिस्ट करने के लिए 2 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश था, वन वॉज चीफ जस्टिस, एंड फॉर इट्स एग्जिस्टेंस अदर 3 members judges were also included on it। तो इतना आप देख लिए होंगे। अब अगली पॉइंट है, देखो कंपनी में रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा चल रही थी। वैरन हास्टिंग के ऊपर केस भी चल रहा था। तो कंपनी जो थी, तो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको रिश्वत लेने से मना किया गया। तो कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेना और निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। मतलब कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, ना तो वो किसी प्रकार का गिफ्ट ले सकते थे, ना किसी प्रकार का ब्राइब ले सकते थे, और वो कोई भी अपना पर्सनल कोई कमर्शियल बिजनेस नहीं कर सकते थे। तो ये आप लिखेंगे, द कंपनी ऑफिसर्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग ब्राइब एंड टू रेगुलेट इट्स बिजनेस। जो अगला पॉइंट है,
ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, तो देखो बात समझना आप, जो ब्रिटिश सरकार थी डायरेक्ट रूल नहीं कर रही थी, उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इंफॉर्मेशन देते थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। जो वहां का रूल था, क्राउन रूल था, उनको इंफॉर्मेशन देने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसलिए लगाया गया ताकि कंपनी पे नियंत्रण रखा जा सके। तो मैं आपको बता चुका हूं, राजस्व व सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक कर दिया था। मतलब कितना रेवेन्यू आ रहा है, जो मिलिट्री अफेयर उसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, ये दोनों प्रकार की जानकारी देनी होती थी इंग्लैंड में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, जो देखिए पहले क्या था, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों अलग थे, दोनों इंडिपेंडेंट थे। तो लेकिन जो बंबई था और मद्रास प्रेसिडेंसी था, दोनों की ताकत को छीन लिया गया, सेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया और बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो मैं आपको इसमें इंग्लिश पॉइंट बता देता हूं यहां से। ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर was appointed by British government to control ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इधर देख लीजिएगा, राजस्व सैन्य मामले, रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स इंफॉर्मेशन was given to British government with the help of court of directors। वन मोर पॉइंट, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी became a subordinate to the कलकत्ता और बंगाल गवर्नर। क्लियर? और ये जो भी पॉइंट है आपके पास लक्ष्मीकांत होगी, तो मैंने जो जो बताया है एक एक पॉइंट उसमें मेंशन, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, बस ये कहानी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक आधार थी। तो दोस्तों, होप सो बहुत मजा आया होगा आपको लेक्चर में। अगर मजा आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर करना मत भूलना। ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, मेरे फंडामेंटल ड्यूटी में निभा रहा हूँ। अभी फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ोगे, मौलिक अधिकार पढ़ोगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ोगे, तो जैसे तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी है मेरे प्रति। और भाई लोग, बहन लोग, खूब शेयर करो। अपन लोगों को इस चैनल को सबसे ऊपर लेके जाना है। ठीक है वीडियो लोग, इस बात को समझो, तब अपन, मेरे को भी थोड़ा लगना चाहिए ना, तो थोड़ा सपोर्ट करो मेरा। लाइक बटन जरूर दबाओ, शेयर बटन दबाओ। अरे दूसरे के वीडियो ट्रांसफर कर देते हो टिकटॉक के, मेरे भी ट्रांसफर कर दो। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।